रह गई वो रिकॉर्ड होनी चाहिए, अब करिए सर नीचे करना सर। एक बार और पढ़ लो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर व्हेन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एन लिखना था, यानी एन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस इट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये तो हो गई आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी डी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। यहाँ इनकी सबकी हमने डिटेल लिख दी कि ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टाउ जो है एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ चार्जेज है। तो जब हम इसको टाउ जो है वो टाइम है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने इसको एक्सप्लेन किया यानी क्या क्या चीज कांस्टेंट है। तो हम इसमें ये पा पाए कि ई अपॉन वी, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों का डिवीजन कांस्टेंट होगा। ई का वैल्यू वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस का मतलब होगा दो फेसेस का डिस्टेंस, और वो क्या होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर होगी, तो बी अपॉन एल हो गया, यहाँ टाउ हो गया। यानी अब कुल मिला के अगर हम इन सब में रिलेशन बनाए तो बी डी इज प्रोपोर्शनल टू बी, बी डी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एल और बी डी इज प्रोपोर्शनल टू टाउ, ये रिलेशन आपको मिला। तो हम जो टाउ की बात कर रहे हैं, टाउ जो है वो टाइम है दो सक्सेसिव कोलाइजन के बीच में, और दो सक्सेसिव कोलाइजन जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी स्पीड बढ़ जाने की वजह से, चार्ज की स्पीड बढ़ जाने की वजह से उनका जो कोलाइजन है वो जल्दी जल्दी होने लगता है, यानी दो टक्करों के बीच का टाइम कम हो जाता है। तो कम हो जाएगा, तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या क्या है, इस सबको आप कर पाओ। यहाँ पर अगर सर एक बार दोनों स्पीड से होंगे तो सर क्या होगा सर, हाँ इलेक्ट्रॉन। अगर हाँ सर दोनों इलेक्ट्रॉन स्पीड से हैं सर, दोनों मतलब स्पीड में हैं और सर दोनों टकरा जाते हैं तो क्या होगा सर, स्पीड कम होगी कि इंक्रीज हो जाएगी हाँ, थोड़ी है। कम होगी लेकिन एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो है उसमें। और जब हाँ एक्सेलरेशन अगर उसमें है तो क्या होगा, फिर से बढ़ेगी और फिर कम होगी फिर बढ़ेगी, क्योंकि फोर्स लग रहा है उसमें, है ना। तो इसलिए क्या होगा, बढ़ेगी और वो होती चली जाएगी, बदलती चली जाएगी। ठीक है, समझ आई बात। यस सर। हाँ, तो ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया। अब आप ये समझे गए हैं कि कैसे और ये चेंज हो रहा है। अब इसके बाद हमने जो बताया था आपको, दो टर्म और बताए थे, फिर हमने बताया था आपको ओम्स लॉ, है ना। दो जो बताए थे टर्म, उसके बाद हमने बताया था आपको ओम्स लॉ। दो टर्म कौन कौन से थे, वो आपकी करंट डेंसिटी थी और कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। वो ये आपके पिछले वीडियो में है, इसलिए उसकी ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं। ओम्स लॉ भी है पिछले में। तो अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये देखिए कि जो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन की जो टक्कर होगी, उससे क्या होगा, टक्कर होने से उसकी स्पीड कम हो जाएगी, है ना। तेजी से आया, दूसरे भारी एक चार्ज से टकराया, तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन फोर्स लग रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स लग रहा है Q इंटू ई, और Q इंटू ई लग रहा है तो उसमें एक एक्सेलरेशन भी है जो अभी अपन बता चुके हैं, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम। इतना जो एक्सेलरेशन होगा वो हर सेकंड उसकी स्पीड वेलोसिटी को बढ़ाएगा, तो बढ़ाएगा तो क्या होगा, फिर से वो अपनी स्पीड को एक्वायर करने की कोशिश करेगा। सर आपकी ओके, आवाज सही नहीं आ रही सर। मैं क्या करूं अगर नहीं आ रही तो बताओ। अभी तो मैं बोल ही रहा हूं, और आवाज अब आई है, आवाज क्या क्या चक्कर है? अब देखिए दूसरी चीज, अब अपन रिलेशन निकाल रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच। अपन क्या कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
इसके लिए जरा समझो, एक कॉन्सेप्ट बोले, हम एजम्पशन करें कि जब हम एक कंडक्टर लें, ये कंडक्टर ले जाए, ये कंडक्टर है भाई, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, यानी एक हमने क्या किया, एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल हमने इसमें अप्लाई किया। ये बैटरी है ऐसी, इसको यहाँ ऐसे अप्लाई किया। जब इसको हम क्लोज कर देंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो करंट है, करंट की डायरेक्शन ये होगी, इधर वापस आ जाएगी, ठीक। इस वाले कंडक्टर की जो लेंथ है, हमने वो ये लेंथ L मान ली, इसका एरिया A मान, ठीक। जब हमने यहाँ इसको अप्लाई किया तो इस पॉइंट पर इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव करेंगे, ऐसा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। यहाँ जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE, ये क्या होंगे, इस तरफ को मूव, और जिस स्पीड से करेंगे वो इनकी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने क्या कहा कि एवरेज स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर एट द अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस इट। जब हम इसके जो एड्ज हैं, इन एजेस पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे बाय द मींस ऑफ द बैटरी और सेल, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बिकम्स टू ड्रिफ्ट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और करंट क्या होगी, करंट होगी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। या हम ऐसा कह लेंगे, करंट फ्लो होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब अपन मान लें कि हमने कंसीडर कर लिया कि भाई एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर ऑफ लेंथ A, L ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन इज A। क्या कर रहे हैं, अप्लाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम जो है वैसे तो अपन किसी फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पता है कि वोल्टेज भी अपन ने अप्लाई किया यहाँ पर, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगी V/L, जो इसके V इनके बीच में, E इक्वल टू V/D होने की वजह से, ठीक है। अब क्या होगा, इसके इन्फ्लुएंस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट खिसकेंगे, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। किससे, किस स्पीड से, फील्ड सही करना, विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विद स्पीड इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी VDC। अब अगर हम मान लें कि इसमें, इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, लेट n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने में, इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में n इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, तो यूनिट वॉल्यूम का चार्ज कितना हो जाएगा भाई, सो चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम कितना होगा भाई, Q इंटू एन है, चार्ज जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना भाई इसमें चार्ज है। अब देखिए, अब अगर हम ये कहें कि पूरे वॉल्यूम में, देखो वॉल्यूम क्या होता है, हम यहां लिख दें, सिंस वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ, तो अगर पूरे कंडक्टर में चार्ज इन होल कंडक्टर
यानी टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज इन होल कंडक्टर, या लिख दो बीच में टोटल चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। ये तो किसमें था, यूनिट वॉल्यूम में। अगर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें तो ये चार्ज बन जाएगा। तो कितना हो गया आपका एन ई इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है भाई, एन ई इंटू एरिया इंटू लेंथ, इससे हमने लिख दिया। तो ये हो गया टोटल चार्ज। ठीक है तो नहीं है सर सर इसको हिंदी में बता दो एक बार। हाँ, कुछ समझ में नहीं आया। हिंदी में बता दो तो एक बार पूरा सब्जेक्ट। चलो खैर, हमने ये कहा, सुनो, हमने मान लिया कि ये जो कंडक्टर है उसकी लंबाई एल है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ठीक है, हमने क्या किया कि इस पे एक वी वोल्टेज से अप्लाई करके इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर स्टेब्लिश होगी उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब Q इक्वल टू F इक्वल टू QE से। अगर अच्छा, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, माइनस में, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में ये ड्रिफ्ट होंगे, चलेंगे। किस स्पीड से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, तो यू ई का वैल्यू है वो V अपॉन एल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कि वो वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस करना है तो V अपॉन एल हो गई। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में किस स्पीड से चलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, जो मैंने बता दिया। टी ठीक से नहीं बन रही, यहाँ पे कट करना है, बुक हमें परेशान कर रही है। तो अब देखो, हमने अब क्या किया, हमने ये माना कि इसमें, ये थोड़ी बुक देखे नहीं, अब हमने क्या माना इसमें कि भाई इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम में वो एन है। तो पूरे वॉल्यूम में कितना होगा, एन में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देंगे, इतनी संख्या होगी। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E। तो जो चार्ज यूनिट वॉल्यूम का हुआ उसमें एन, जो कि यूनिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था यूनिट वॉल्यूम में, उसमें ई का मल्टीप्लाई करते, तो ये चीज तो हो गई तुम्हारी क्या, चार्ज बन गया यूनिट वॉल्यूम का। लेकिन हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, ए इंटू एच। सो ये एच तो यहाँ एल है, सो ए इंटू एल हो गया। अब अगर हम पूरा चार्ज निकालें तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चार्ज इन होल कंडक्टर और टोटल चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जितने भी पूरे कंडक्टर में चार्ज इलेक्ट्रॉन है उनका चार्ज कितना होगा, कि जो यूनिट वॉल्यूम में है उसमें वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो। क्या करो, जो यहां पर है उसमें पूरे का मल्टीप्लाई कर दो। तो पूरे का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया आपका, ये बन गया Q इक्वल टू एन ई इंटू ए एल। ये टोटल चार्ज बन गया। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें जो स्टार्टिंग में हम इसका हेडिंग देखें, हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो भाई हमारे पास चार्ज आ गया। अगर चार्ज में हम किसी तरह से भी अगर हम टाइम का डिवाइड कर दें, चार्ज में अगर हम टाइम का डिवाइड कर दें तो हमारे पास करंट बन जाएगा। तो चार्ज तो हमारे पास हो गया। अब टाइम की बात करें, अब हम फिर से थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाए कि हम ये जानते हैं कि स्पीड और टाइम, स्पीड ये कहां चलेगा भाई, हेलो क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है सर? हाँ क्या सर, सर? बात कर रहे हो ना, सर रुको सर, मिटाओ नहीं। क्या नहीं कर, नीचे नहीं बता, थोड़ा वेट कर लो सर, थोड़ा वेट करिए, वेट। नीचे करो सर, सर प्लीज वेट, सर प्लीज वेट। नीचे करो सर, हेलो सर, आवाज आ रही है? नीचे करना सर, हेलो सर, आवाज आ रही है? नीचे। हाँ आ रही है सर मुझे ऊपर की आपकी हेड, नहीं आ रही है। हाँ आवाज आ रही है भाई। अब आप देखिए,
करंट इक्वल टू क्या होता है? करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन, हेलो सर, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर लो सर। कर रहा हूँ, कितने हाँ। लोग? ऑफलाइन। 3। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4 होता है कि 3 3। हाँ सर। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, होगा कि नहीं? ये तो हम कॉमन उनकी बात कर रहे हैं, फॉर्मूले जो अपने पास। अब देखो, टाइम हम निकालने और इस वाले चार्ज से अपन ने क्या किया कि Q इक्वल टू हमारे पास हो चुका है NE/A/L। तो अगर हम चार्ज निकालें, करंट निकालें, तो ये NE/A/L अपॉन T हो जाएगा। और इस वाले फॉर्मूले से अपन टाइम निकालें, कैसे निकालें? टाइम इक्वल टू वेलोसिटी कौन सी है भैया इनकी, डिस्टेंस कौन सी है? L है। देखो ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है, तो ये डिस्टेंस इतनी कवर करी है ना। तो ये कितना हो गया, इसमें डिस्टेंस ऊपर हो गई और नीचे हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये चीज टाइम आ गई आपकी, आ गई टाइम कि नहीं? तो सर अब इसको आई इक्वल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंगे। हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंगे क्योंकि उसी से तो चल रहा है, और चूंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है इसलिए वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम होंगे। स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब देखो आई इक्वल टू हो गया, क्यू की जगह पे वैल्यू रखा हमने NE/A/L अपॉन क्या हुआ, L अपॉन VD, हुआ कि नहीं? अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा NE/A/L, और इसे अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उल्टा होकर डिवाइड होगा अपॉन L, L से L कट गया। सो I इक्वल टू क्या हो गया, NE/BD, यही रिलेशन बना। फिर से देखो, सर ऊपर हाँ दिखा Q दो। इक्वल, ये I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं कि Q इक्वल टू NE/AN, मतलब यूनिट वॉल्यूम में चार्ज था उसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर, ठीक। अगर हमें करंट निकालना है तो चार्ज अपॉन टाइम करना है, तो NE/AL अपॉन T हो गया। अब चूंकि T का जो वैल्यू है वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी देखना है, तो डिस्टेंस हो गई दो कंडक्टर की दोनों फेसेस के बीच की डिस्टेंस, ये इतनी ही तो चल रही है, इतनी ही तो चल रहा है इलेक्ट्रॉन यहां से इधर, तो ये डिस्टेंस हो गई और ये हो गई इसकी स्पीड। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड L अपॉन B हो गया। इसका वैल्यू रखा, L से L कैंसिल हो गया, अपना रिलेशन आ गया I इक्वल टू NE/ABD। यानी कहने का मतलब ये है करंट किस बात पर डिपेंड कर रही है, नंबर एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसमें है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडक्टर है। कंडक्टर में जैसे कॉपर लें तो कॉपर में अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जो फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। अगर हम एल्यूमिनियम लें तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होगी। इसलिए ये जो चीज है ये तो हो गई आपकी किसकी कैरेक्टरिस्टिक, कंडक्टर की। एरिया किसकी हो गई भाई, एरिया हो गई सॉरी मटेरियल की, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। एरिया किसका हो गया, ये कंडक्टर का हो गया। तो इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि NE और BD ये तीनों चीजें जो है वो मटेरियल पर डिपेंड कर रही है ना। अकेला एरिया ऐसा है उससे हम करंट की क्वांटिटी को वेरी कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, I प्रोपोर्शनल हो गया, इसमें देख लो NE के, यानी टोटल चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें ये फिक्स है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर बदल सकते हैं कंडक्टर को, तो इससे इसमें आगे पीछे चेंज करके कर सकते हैं। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है मटेरियल का, तो मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये जो करंट है वो भी BD के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अभी अभी हमने बताया था कि जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कैसे मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड, क्यों BD का फॉर्मूला था तुम्हारा, देख लो BD का फॉर्मूला था E इंटू कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ। टाउ अंदर वाले उस पर डिपेंड करेगा मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसी पर टक्कर महसूस होगी, ये हो गया और ये हो गया। यानी ये आपके वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है और एरिया पे, तो BD और इन दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा करंट
कि भाई उसमें किसी कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, ये नोट करो जरा फटाफट। समझ आ गया? ठीक है, दिखा दीजिए थोड़ा। ऊपर सर वीडियो वाला कुछ नहीं है सर। हाँ, वीडियो वाला समझ में नहीं आया कि वीडियो और ए पे डिपेंड कैसे कर रहा है वो। वो अभी हम और डिटेल कर रहे हैं, वो अलग से ही पूरा पीढ़ी अलग से करते हैं। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूरी जो भी एक्सप्लेनेशन है वो एक अलग से ही करना है। हो गया? हेडिंग क्या है इसकी? इसकी एक लाइन और बढ़ाएंगे अभी हम। सर मैं ठीक है, करना क्या था, मतलब है क्या इस चीज में, मतलब समझ नहीं पाया, ये चीज नहीं आई। कुछ नहीं है, हमें ये निकालना है कि करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो हो गया आपको ऐसा बनाना कि जिससे कि आपको ये लगे पूरा बोर्ड भर गया। अब देखो सिंपल, अभी हमने क्या किया है, हमने लिया क्यू चार्ज। चार्ज कितना होता है, ये तो हो गया यूनिट वॉल्यूम का चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, इतना चार्ज हो गया आपका पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल चार्ज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो Q इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा एन ई, और वॉल्यूम कितना होता है एरिया इनटू एच। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं B इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच होता है, तो एल इंटू बी एरिया होता है, एच का मल्टीप्लाई, इसलिए वॉल्यूम का मल्टीप्लाई। अब देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है कि नहीं? तो क्यू तो हमारी निकल आई, हमें टी और चाहिए। बट हमें पता है कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। इस कंडक्टर में हम देखेंगे कि कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेंथ के बराबर किस स्पीड से कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो टाइम का फॉर्मूला ये बन गया, इसमें रख दिया भाई आई इक्वल टू, यह हो गया एन ई ए इंटू एल, और यहां नीचे लिखा हमने एल अपॉन बी डी। बी डी ऊपर पहुंच गया, कहां पहुंच गया, बी डी ऊपर पहुंच गया, नीचे बचा एल, एल से एल उड़ा दिया। तो आई इक्वल टू कितना हो गया एन ई ए बी डी, बस हो गया, इतना करना है। अब अगर इसी को हम करंट, इसको ऐसा लिख दें कि आई अपॉन ए इक्वल टू कितना हो गया एन ई बी डी हुआ, तो ये क्या होता है करंट डेंसिटी। जैसे जे से डिनोट कर दें तो आई अपॉन ए, इधर जे लिख दें तो ये हो जाएगा जे इक्वल टू एन ई बी डी। सर डेंसिटी में तो वॉल्यूम बनना शायद। इसमें ए से सिर्फ डिवाइड कर दिया ना इस तरफ लाके बस। सर तो फिर वॉल्यूम किस में आता है, आई अपॉन वी? कैसे? आई अपॉन वी किस में आता है? आई अपॉन बी जो होगा वो, ये करंट डेंसिटी एक्चुअली है क्या, करंट क्रॉस सेक्शन में चलती है, वॉल्यूम में नहीं चलती। इसलिए करंट पर एरिया, ये करंट डेंसिटी कहलाती है, ये कहलाती ही है। ऐसा नहीं है कि तो मास वॉल्यूम करके इसका नाम भी रखा गया है आई अपॉन ए को करंट डेंसिटी, इसलिए ऐसा। और ये दिस इज वैलिड फॉर, दिस इज वैलिड फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, दोनों चार्जों के लिए, ये नहीं अकेले इलेक्ट्रॉन के लिए।
अगर यहाँ पर प्रोटॉन भी अगर मतलब होल इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंसी है वो मूव कर रही हो तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला होगा, उसके लिए अलग नहीं होगा। अब इस मेथड से ओम्स लॉ और निकाल, ओम्स लॉ निकला कैसे? देखो अभी हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बता दिया। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ था J इक्वल टू सिग्मा ही, ठीक। लेकिन ओम्स लॉ निकला कैसे वो चीज अब अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो अपन डिडक्शन ऑफ क्या कहते हैं अपन, हाँ डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ बता रहे हैं। तो ओम्स लॉ बना कैसे? ओम्स लॉ क्या चीज? डिडक्शन। ओम्स लॉ का यार ठीक से लिखो, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ये इसमें हम करेंगे क्या, हम पहले किससे चलें? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो अपन लिख देंगे बी नो दैट BD इक्वल टू E कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ। यही है, ये फॉर्मूला है पीछे, अब यही बताया हमने, ठीक है ना। अब देखिए, अब दूसरा फॉर्मूला है कि E इक्वल टू होता है B अपॉन L, तो इसको पुट कर दें। सो BD इक्वल टू हो गया E इंटू V अपॉन M इंटू L इंटू टाउ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, है? अपन ले लें कि अब अगर अपन मान लें कि लेट एक कंडक्टर ऑफ या ये क्या है, द करंट इन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो let the current I in a conductor of length and area of cross section A है। अब इस करंट को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो अभी अभी पढ़ चुके हम, NEABD पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं ना, है? तो ये वाला BD का यहाँ वैल्यू इसमें रखना है बस। तो I इक्वल टू कितना हो गया, NEABD की जगह हमने ये वैल्यू रखा तो E इंटू बी इंटू टाउ अपॉन M इंटू L हो गया है। तो अब देखो I इक्वल टू यहाँ क्या हो गया, NE और E का मल्टीप्लाई, तो E स्क्वायर इंटू A इंटू टाउ इंटू वोल्टेज अपॉन M इंटू L। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कि कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है ये हमें देखना है। देखो N क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये नहीं बदल सकते, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फिक्स होंगे। दूसरा E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चेंज नहीं हो सकता, नॉट चेंज, जितना है उतना ही रहेगा। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं बदल सकता। L, अब आपका क्या बचा है, L बचा है और E बचा है। टाउ मटेरियल के लिए फिक्स होगा, फिक्स्ड फॉर मटेरियल, एक फिक्स, जैसे मान लो एल्युमिनियम लिया तो इसके उसके लिए सेम रहेगा, चाहे ऐसा कोई कंडक्टर हो, ठीक है। तो अब ये चीजें तो फिक्स हो गई, अगर फिक्स हो गई तो मतलब इनको अलग लिखें, तो I इक्वल टू यहाँ क्या हो गया, NE स्क्वायर अपॉन M और यहाँ पे टाउ। इतनी चीजें सारी कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। अब बचा क्या, यहाँ बचा A अपॉन L और यहाँ हो गया B, ठीक है। तो अब देखो हम ये जानते हैं कि ओम्स लॉ को B इक्वल टू में निकालना पड़ता है, तो बाकी की सर पर्टिकुलर मटेरियल के लिए तो A अपॉन L और B भी है सर कांस्टेंट। तो भाई वोल्टेज तो अपन सेल बदल के बदल सकते हैं ना। एक अपन ने फिक्स कंडक्टर लिया तो वो जितना मोटा है उतना ही रहेगा, नहीं रहेगा। लेंथ अपन ने फिक्स ली तो वो उतनी रहेगी, नहीं रहेगी। वोल्टेज जरूर बदल सकते हैं अपन। टाइम भी तो बदलेगा फिर उसके साथ, फिर क्या चेंज होगा, टाइम भी चेंज होगा अगर सेल बदलेंगे तो। टाइम कैसे चेंज होगा ये बता दो मुझे। दो इलेक्ट्रॉन बीच,
जो हो रही है वो उतनी होती रहेगी। ये वोल्टेज सिर्फ क्या करेगा, इसकी स्पीड बढ़ाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। समझ गए बात? यानी एक्सेलरेशन अकेला बढ़ेगा, रुक गया तो वो इतनी तेज हो जाएगा कि जल्दी से उतनी स्पीड जल्दी अटेंड कर ले टाइम में, फिक्स टाइम में। तो ये चीज देखो, यहाँ कितना, ये बी बचा, इधर इन सबको ले आए तो आई के साथ एम इंटू एल तो ऊपर पहुंच गया ये वाला, नीचे क्या हुआ, नीचे एन ई स्क्वायर इंटू टाउ आ गया। ठीक है, अब देखो इसको कंपेयर करो ओम्स लॉ से। सो बी इक्वल टू कितना हो गया, आई, और ये इतना पार्ट जो है एम इंटू एल अपॉन ए भी तो था, ए नीचे आ गया, तो कितना हो गया देखो, ऐसा अलग लिख दें, एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, और यहां कितना हो गया, एल अपॉन ए इंटू आई। देख लो उलट के हो गया, नहीं हो गया? अब देखो बी इक्वल टू आई आर होता है बी इक्वल टू आई आर, तो आई हो गई बी हो गई, यानी कहने का मतलब जो रेजिस्टेंस हो गया वो रेजिस्टेंस कितना हो गया, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए। क्लियर है कि नहीं है? नहीं है सर। चलो इसको यहां से मिटा के फिर से कर देते। बाई ओम्स लॉ, ये देखो तो बाई ओम्स लॉ जो है वो हमें पता है कि बी अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है आर, कि नहीं होता? होता है यार। तो आर इक्वल टू बी अपॉन आई हो गया। तो इससे अपन बी अपॉन आई निकालना है, चलो तो इस वाले से अगर अपन बी अपॉन आई निकाले, बी ये हो गया, आई नीचे पहुंच गया, तो ये उलट के इधर आ जाएगा। तो कितना आ गया, ये एम इंटू एल ऊपर पहुंच गया, और नीचे कितना हुआ, एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। ठीक है, अब देखो फॉर स्पेसिफिक, ये चीज देखो, इसमें ये कांस्टेंट होता है, तो अब मिलाओ जरा, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिक्स है। अगर एक पर्टिकुलर कंडक्टर ले रहे हैं तो कंडक्टर की लेंथ फिक्स है, अगर हम एक पर्टिकुलर कंडक्टर ले रहे हैं तो उसका एरिया फिक्स है। दूसरी चीज मटेरियल में देखो तो एन फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, और टाइम भी उसका कोलाइजन का, टक्कर का फिक्स है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज है वो ये कांस्टेंट आ रही, सब किसी एक फिजिकल कंडीशन में क्या, लेंथ और एरिया जब उनका सेम रहे, फिक्स रहे तब। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, तो यहाँ आर इक्वल टू निकला तुम्हारा एम इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। अब आप देख लो यही चीज पढ़ते हो, आर इक्वल टू हो गया एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और यहाँ एल अपॉन ए। यही तो कहते हो कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। यही चीज तो कहते हो कि नहीं कहते हो? क्यों भाई? यही कहते हैं हाँ सर। अब आप देखो सर बोलो। हेलो। हाँ बोलो। सर मतलब जो अपन वो लिखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो रो लिखते हैं, रो का मतलब ये एम अपॉन ई है। सो रो इक्वल टू हो गया एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। अब देख लो इसमें ये सारी चीजें मटेरियल पर डिपेंड करेंगी, तभी कहते हैं कि जो रजिस्टिविटी है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। कैसे? ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिक्स होगा, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिक्स होगा, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मटेरियल की क्वालिटी पे डिपेंड करेंगे। अगर आपका मटेरियल एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, फिक्स है। अगर कॉपर है तो उसमें अलग होंगे। तो ये जो है मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा टाउ है, टाउ जो चीज है वो ये है कि इन अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है किसी मटेरियल में तो उनकी टक्कर जल्दी जल्दी होगी, यानी टाउ कितना होगा, कम होगा। और इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस मटेरियल में कम हो तो क्या होगा, देर से टक्कर होगी। तो टाउ किस पर डिपेंड कर रही है, ये पूरी चीजें जो है वो किस पर डिपेंड कर रही हैं, ये डिपेंड कर रही हैं आपके मटेरियल पर।
तो इसलिए कहा जाता है कि जो रेजिस्टिविटी है इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। क्लियर? तो अब आप इसको थोड़ा सा नोट करें, थोड़ा हमें 2-3 चीजें और लिखाना है तो वो और कर दें, जल्दी करो। हेलो सर, थोड़ा नीचे करना सर। हम्म, बस 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 सर। सर सर हम्म, हेलो सर, ऑफलाइन रख लो सर। चलो मैं अभी जा नहीं पा रहा हूँ वहां पे, आज भी मेरी क्लास ज्यादा हो गई, नहीं जा पाया। अब एक मॉर्निंग क्लास थी ट्वेल्थ की, सर और एक ऑनलाइन अभी ऑनलाइन के लिए। सर ऑनलाइन ऑनलाइन में उतना समझ नहीं आता है ना, इसलिए बोला था। ऑफलाइन में आता है सर, टीचर सामने होते हैं, इसलिए सर। अभी रिकॉर्डिंग हो रही, मत बोलो। यही रिकॉर्डिंग अभी तुम्हारे उसमें आएगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, आवाज आएगी उसमें। ओके सर। तुमने ऑफलाइन ही पढ़ाया है, मॉर्निंग भी और अभी भी, इससे पहले। ठीक है, आगे बढ़े। अब अपन ये क्या कह रहे हैं कि जो रो है यानी रेजिस्टिविटी है, उसका फॉर्मूला अपने पास आ गया है कि रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। ये चीज हो गई, टाउ थोड़ी हम ऐसा बना रहे हैं। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि जो रो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब इस पर डिपेंड नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया, इसमें नहीं है, इसलिए इन दो चीजों पर डिपेंड नहीं कर रही। तो कंडक्टर की ये क्वालिटी हो ही नहीं सकती। दूसरा चीज क्या है कि जो है ये टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ये किस पे डिपेंड कर रही है? द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन टाउ। ये क्या चीज है? द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव collision of an free electron। ये चीज समझ आ गई? हेलो, एक छोटा सा टर्म और बता देता हूँ बस। हाँ, एक छोटा सा टर्म और बता दें, फिर रिकॉर्डिंग बंद करके बात करें। अब देखिए, एक और वर्ड है मोबिलिटी। क्या है? मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की प्रॉपर्टी, यानी अपन ये करें मोबिलिटी ऑफ चार्ज
ले जाने वाले कौन कौन से हैं? कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन और आयन जो कि मटेरियल के अंदर से जाते हैं। ये जो है आपकी मोबिलिटी, ये होती है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर। तो अपन ये कहेंगे द मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर का मतलब है जिसकी वजह से चार्ज बन रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन वजह से, आयन फ्लो हो रहा है तो आयन की वजह से, या प्रोटॉन फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से। इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी acquired by, acquired की स्पेलिंग होगी ACQURED, acquired by it in unit इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कहने का मतलब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 इंक्रीज करते हैं तो उससे जो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है वो कहलाती है मोबिलिटी। यानी कहने का मतलब, वो इसको म्यू से डिनोट करते हैं। सो म्यू इक्वल टू हो गया ये BD अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका वो बन गया। हम ये जानते हैं कि BD इक्वल टू जो होता है वो होता है, अगर हम चार्ज इलेक्ट्रॉन ना लेकर के कोई और चार्ज ले लें, Q लिख लें इस पे, तो QE अपॉन M इंटू टाउ। E की जगह हमने Q लिख लिया, तो मोबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो म्यू इक्वल टू बन जाएगा Q इंटू E इंटू टाउ अपॉन M इंटू E। ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बन गया? Q अपॉन M इंटू टाउ। समझ गए बात? यानी कहने का मतलब ये है कि चार्ज फिक्स होगा, मास से फिक्स होगा, मोबिलिटी अकेली किस पे डिपेंड करेगी? तो देख लीजिए मोबिलिटी हम ये सिंस Q अपॉन M, इसको एक चीज, एक नाम और देते हैं, इसे स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं। स्पेसिफिक चार्ज ये फिक्स होगा, चार्ज जो होगा वो फिक्स रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या उस चार्ज का मास, ये दोनों हमेशा पूरे कंडक्टर के लिए फिक्स रहना है। अकेला है तो क्या बचा? अकेला ये जो म्यू है वो प्रोपोर्शनल हो गई टाउ की। यानी कहने का मतलब है मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जो है ये होती है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सो क्या होता है? सो मोबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो मटेरियल की होती है। सो मोबिलिटी इज ऑल्सो property of material। यहां तक करने के बाद अब आपके जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा वो होगा न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल किस किस फॉर्मूले के ऊपर? नंबर 1 ओम्स लॉ जो अभी अभी हमने बताया, नंबर दूसरा BD ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, तीसरा I इक्वल टू NEA BD पर, चौथा रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस फॉर्म में, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना, फिर मोबिलिटी। ये इतने न्यूमेरिकल 1 2 3 4 और 5 टाइप के जो न्यूमेरिकल्स के पैटर्न है उनके बारे में हम आपको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो अगले क्लास में जो डिस्कशन होगा वो डिस्कशन होगा